गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका राघव सर की लूसेंट की कक्षा में। साथियों, जिस हिसाब से आप अपना प्यार दे रहे हैं ना लूसेंट में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये मान लीजिएगा कि आपका प्यार और हमारा साथ दोनों मिलकर एक नए इतिहास रचेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मानसी, अरविंद, मेघा, नितेश, सूरज, सादत हुसैन, सिद्धार्थ, पंकज, शिवम, राहुल कुमार, कुणाल, विवेक, सही बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। साथियों, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बता देना लूसेंट की जो यूनिट नंबर है वो 20 है। और आज जो टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य है, और ऐसा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिसको एक बहुत ही बेहतरीन वे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो चलो। तो भाई साहब फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। पंकज जी कह रहे हैं आई लव यू गुरु जी, आई लव यू टू बेटा। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलो। हाँ, गुप्तास, अनिल, राम गुप्ता, रवि चौहान, रोशन, बहुत बढ़िया। अच्छा, बिहार से नमस्कार, नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। चलिए साथियों शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। गुप्त साम्राज्य, जो बच्चे नए हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आज लेक्चर नंबर है 15। और जब लेक्चर नंबर 15 है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप पहले से जाके देख लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आज बैटिंग होगी गुप्त काल के बारे में। तो यहां सबसे पहले गुप्त साम्राज्य लिखते हैं और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं, किसका कैसे उदय हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें, हर एक चीज आज हम लोग समझते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में भाई साहब सबसे प्यारी सी, सबसे न्यारी सी, सबसे अपनी दुलारी सी बात समझते हैं। वो समझने के लिए हमारे पास क्या है, गुप्तों का जो उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का वो उदय कहां पर हुआ, वो हुआ कौशांबी में। कहां पे हुआ, कौशांबी में। बच्चा बच्चा बोलेगा गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ, कौशांबी में। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, तुम्हारे राघव सर भी गुप्ता हैं। तो भाई साहब आज तो बिल्कुल धुआंधार बैटिंग होगी। ठीक है, जातिवाद की बात नहीं करता हूं, लेकिन भाई साहब नाम आ जाता तो खुशी मिलती है। हर जगह ब्राह्मण देखते हैं, ठाकुर देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन गुप्ता नहीं दिखाई दे रहे थे। पहली बार गुप्ता दिख गए तो थोड़ी सी खुशी है, पढ़ाने का मजा भी अलग है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, डेली लूसेंट पढ़ाते हैं शाम को 7 बजे, बहुत बढ़िया। हाँ, फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जबरदस्त अंदाज में। तो गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें उदय की, तो उदय कहां पर हुआ भाई साहब, तो वो हुआ कौशांबी में। क्लियर। फिर उसके बाद समझना बहुत ध्यान से, गुप्तों का जब उदय हुआ तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो गुप्त साम्राज्य के एक प्रकार से संस्थापक कौन थे, तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक या फाउंडर भाई साहब गुप्ता के आगे क्या लगा दो, श्री गुप्ता। तो भाई साहब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त, याद हो गया। कैसे नहीं याद होगा भाई साहब, जब मैं पढ़ा रहा हूं याद ना हो तो बेकार है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, सिमरन मजा आ जाएगा बिल्कुल। रश्मि, विशाल, राम, क्या बात है, तुम भी गुप्ता हो, थैंक यू। संस्थापक श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड चला भाई साहब, वो बहुत ही धुआंधार चला। 240 से 280 एडी, मतलब ईस्वी तक चलेगा। आज ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा ना। सबसे पहली बात तो बताऊंगा आज समुद्रगुप्त के बारे में, नेपोलियन कैसे बना, नेपोलियन के बारे में बताऊंगा, किसने कहा, शैली के बारे में बताऊंगा। एक एक प्रश्न बिल्कुल आग बबूला वाले प्रश्न निकलेंगे। लूसेंट क्या भाई साहब, स्टैंडर्ड बुक में चीजें आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये कलेक्शन, ये मास्टर आपको एक जगह से कंटेंट नहीं देता। जब 10 बुकों का अध्ययन करने के बाद, सारे प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद एक तैयार होता है जिस्ट, और वही जिस्ट को प्रदर्शित कर देता है अपने प्यारे विद्यार्थियों के सामने, जो एक फूल की तरह हैं। बस वही वाला हाल है, उनको खिलना बाकी है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कभी क्लास बंद नहीं होगा भाई साहब, कभी नहीं बंद। संस्थापक श्रीगुप्त, टाइम पीरियड समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर नहीं फिट हुआ तो याद करते चलना भाई साहब। ठीक है, अब गुप्तों के बारे में कई सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए। और एक बार आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, किसने कहा
कि गुप्त जाट साम्राज्य के थे। किसने कहा? तो याद रखिएगा, एक महोदय का नाम था, उन महोदय को कहते थे काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, ये एक प्रकार से इतिहासकार मानो तो, काशी प्रसाद जायसवाल के अकॉर्डिंग, ये आईएएस के प्रश्न है लेकिन चुटकियों में कराऊंगा मैं। काशी प्रसाद जायसवाल के अकॉर्डिंग बात यह निकली कि गुप्त किसके वंशज थे, गुप्त किस जाति से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, इनके अनुसार जो गुप्त थे ना, वो जाट जाति के थे। और जाट लोग फेमस कहां थे? कहां थे भाई साहब? पंजाब में। तो सिंपल सी बात है, ये इन्होंने फेमस कहां बताया कि कहां फेमस थे ये? पंजाब में। तो आपको यह भी पता चल गया कि काशी प्रसाद जायसवाल महोदय ने गुप्तों को किस जाति का बताया? तो जाट का बताया। कहां के बताया? पंजाब का बताया। क्लियर है? फिर एक आए चौधरी साहब, एक आए चौधरी साहब, उनका नाम था राय चौधरी। क्या था? राय चौधरी। और राय चौधरी तो इससे बढ़िया बता दिए कि जो गुप्त वाले लोग थे वो कहां के थे, किस जाति के थे, किस वर्ग के थे? इन्होंने बताया गुप्त ब्राह्मण थे, इनके अकॉर्डिंग ब्राह्मण थे। तो दोनों याद हो गए। जायसवाल साहब ने बताया गुप्त जो थे वो जाट थे, और राय चौधरी साहब ने बताया कि गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। मजा आया? फिर भाई साहब बहुत ध्यान समझा, फिर आए एक गौरी शंकर ओझा। तो गौरी शंकर ओझा ने क्या बताया? तो ये भी देख लो, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न निचोड़ के रख देंगे। कौन कहता है लूसेंट पढ़ा रहे हैं हम? आप ये समझो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ऐसे उड़ा फेंकोगे। लो जीएस कैसे पढ़ो भाई? एक व्यक्ति आए जिनका नाम था गौरी शंकर ओझा, और गौरी शंकर ओझा ने क्या किया? आप लोग वर्ग नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो राय चौधरी ने कहा गुप्त ब्राह्मण थे, तो गौरी शंकर ओझा ने कहा गुप्त क्या थे? क्षत्रिय थे। लो भैया, इनके अकॉर्डिंग गुप्त क्या थे? क्षत्रिय थे। अब बचा एक और लास्ट, वो क्या बचा? उनका नाम था एलन, एक व्यक्ति का नाम था एलन एवं अल्टेयर, एलन एवं अल्टेयर। इनके अकॉर्डिंग गुप्त क्या थे भाई साहब? क्षत्रिय के बाद क्या आएगा? वैश्य। इनके अकॉर्डिंग वैश्य थे। तो ये चारों पॉइंट पेपर में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, लेकिन आज तक बच्चा हमारा नहीं पढ़ता है, केवल बस इतना पढ़ता है फायान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बता देगा। ये पढ़ता है गुप्त साम्राज्य में भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। इतना बता देगा संगीत प्रेमी कौन था, समुद्रगुप्त। भाई साहब ये तो सबको पता है, सब जगह वन लाइनर पढ़ाया जा रहा। आप पढ़ो हो जो आपका एक लेवल क्रिएट हो, और लेवल जब क्रिएट होगा तो नीचे तो आग लगा के मारोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आ रहा है ना भाई साहब? मजा आ रहा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कहीं भी वीडियो को अपने बार रोकना मत। अगर रोक लिए तो समझो इस मास्टर के साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर ले भाई साहब बच्चा मेरा। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वो कहां हुआ? कौशांबी में। संस्थापक श्रीगुप्त। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त क्या थे? जाट थे। राय चौधरी के हिसाब से क्या थे? ब्राह्मण थे। गौरी शंकर ओझा के अनुसार क्षत्रिय थे। एलन अल्टेयर के अनुसार वैश्य थे। अब बात समझो, गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? मतलब इनके दरबार की राजकीय भाषा क्या थी, ये भी जान लो। तो राजकीय भाषा इनकी जो थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अभी भाई साहब संस्कृत के महान कवि देखोगे जिनका नाम है कालिदास। क्या देखोगे? कालिदास। क्लियर? बहुत बढ़िया, मजा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। चल, तो कालिदास के बारे में भी आप जानोगे, एक एक चीज देखोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। बिल्कुल, आज शेयर कर रहे हो ना, आज शेयर कर रहे हो, आज प्यार कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। तो राजकीय भाषा संस्कृत। फिर यहीं पे याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के लोग अभी तक जितने साम्राज्य देखे, बौद्ध मानते थे, जैन मानते थे, शैव मानते थे, लेकिन पहला ऐसा वंश आया
जो वैष्णव धर्म को मानता था। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले शासक किस वंश के थे? तो पेपर में एक बार दौड़ा दौड़ा के पूछा प्रश्न कि श्री गुप्त किस भगवान की पूजा करते थे? तो वैष्णव धर्म का मतलब हुआ भगवान विष्णु की पूजा करते थे। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? बिल्कुल। तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, वरना बाद में कहोगे स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। लाइक शेयर में कोई कमी मत करना, क्योंकि लाइक शेयर हमारा यहां पे क्या है? अन्न और पानी है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जय श्री राम भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आ रहा है? बिल्कुल। अब भाई साहब बात करते हैं श्रीगुप्त के बाद। श्रीगुप्त का मामला समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बात करने के लिए क्या करते हैं? इसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग इस स्थिति को देखो, जा रहा है मेरी नजरों के सामने जो हमने पढ़ा, लेकिन हमें याद भी हो गया। हमें याद भी हो गया जो हमारी नजरों के सामने गया। तो ऐसी ही पढ़ाई चाहिए जो एक बार नजरों में आए वो छप जाए, फिर जीवन भर न भूले। तो वही तो पढ़ाई, असली पढ़ाई है। ठीक है, फिर भाई साहब श्रीगुप्त के बाद जो अगले गद्दी पर आए, अभी देखना तुमको शासक रटवा देंगे हम। श्रीगुप्त में आप केवल इतना याद कर लिए, एनफ। श्रीगुप्त में और याद करना चाहते हो तो इनकी एक उपाधि याद कर लो। इनकी एक उपाधि याद कर लो जिसको कहते हैं महाराज अधिराज। और कल हमने बताया था यह एक ऐसी उपाधि थी जो भारत की देन थी, जो भारत की देन थी। अरे भाई साहब, दरोगा बनो, सिपाही बनो, अधिकारी बनो, सब बनाऊंगा, केवल हम पे भरोसा रखो। एक बार जीएस पढ़ो, जीवन में जीएस पढ़ना काम खत्म। एक बार पढ़ाता हूं मैं बस। ठीक है, श्रीगुप्त की उपाधि का नाम क्या था? महाराज अधिराज। बाकी श्रीगुप्त में एक प्रश्न तुमसे नहीं पूछा जाएगा, और याद भी मत करना। क्यों? क्योंकि पढ़ो वही जितना पेपर में आए। श्रीगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठे उनका नाम पड़ा घटोत्कच। क्या नाम पड़ा? घटोत्कच। और घटोत्कच की बात मैं बता दूं, श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो 240 से 280 ईस्वी के मध्य था। और भाई साहब जो घटोत्कच थे, और घटोत्कच का टाइम पीरियड जो चला 280 से 320 चला। कौन बालक कहता याद नहीं होता? मुझे याद होता क्यों नहीं? याद करने की कोशिश तो कर मेरे बच्चा। 40-40 साल का अंतर है। 40-40 साल तक इन लोगों ने शासन किया, तो तुम्हें नहीं याद होगा क्या? मुझे याद होगा। क्लियर है? चलो, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। घटोत्कच के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, ये बच्चा क्या कमेंट कर? बीपीएससी के लिए फेमस है। अरे यार, फिर भाई साहब रुलाओ मत यार, फिर रोना आता है। चल भाई साहब देख, घटोत्कच में कुछ मत याद करना, केवल एक सीरियल मिला रहा हूं। पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरा देख बालक, तीसरा जो मेन आएगा वो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। आ गया मेरा शेर, चंद्रगुप्त प्रथम आ गया मेरा शेर। तो इसको देखता हूं मैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जब 40 साल इन्होंने बिताए महोदय ने, इन्होंने भी 40 साल बिताए। तो भाई साहब ये महोदय ऐसे महोदय थे, इन्होंने भी कहा हम 40 नहीं बिताएंगे, हम सिर्फ 35 साल बिताएंगे। तो 35 साल बिताने का मतलब इन्होंने 320 से अपना शासन स्टार्ट किया, और 320 से इन्होंने कहा हम 35 साल नहीं, सॉरी 15 साल बिताएंगे। तो 15 साल का मतलब हो गया 335 तक का। तो 335 तक का ये गए। बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से दयालु प्रवृत्ति का था। कहने लगा सब लोग 40-40 साल बिताए, हम सिर्फ 15 साल बिताएंगे, बस बात और काम खत्म। फिर देखो चंद्रगुप्त प्रथम में सबसे पहला प्रश्न आता, बहुत बढ़िया आता है। क्या आता है? इनका विवाह हुआ। और विवाह ही तो फेमस है इनका। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम्हारा भी विवाह होगा, उस जो तुम्हारी पत्नी होगी और जो तुम्हारा पति होगा, वो सच में जीवन का एक अनमोल पल होगा। तो भाई साहब इनके लिए भी वो चीज एक अनमोल रतन थी। इनका जो विवाह हुआ वो थी लिच्छवी की राजकुमारी, जिनको कहते थे कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी
जिनको कहते थे कुमार देवी, किससे विवाह हुआ इनका याद हो गया तुम्हें? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है। किसका होता है? चंद्रगुप्त प्रथम का होता है। बच्चे के दिमाग में बात उतर गई होगी और इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम ये करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि इन्होंने प्रेम में इनके नाम पे सिक्के जारी करवा दिए। लो मोहतरमा, तुम्हारे नाम पे हमने क्या कर दिए? सिक्के चलवा दिए। तो इतना प्रेम भाई साहब जो करता है ना, वो इंसान लकी होता है। कहने का मतलब है कुमार देवी के नाम से सिक्के चल गए, और चलवाए किसने महोदय? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए। और जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे तो भाई साहब आपने पढ़ा था पुरानी वीडियो में कि जब शक को हराया उज्जैन के स्थानीय राजा ने तो संवत स्टार्ट हुआ विक्रम या मालव। फिर वहीं पे जब कनिष्क गद्दी पर बैठा मुकुट लगा के तो संवत चालू हुआ शक संवत। इसी बात पे मैं बताना चाहता हूं, चंद्रगुप्त प्रथम भी बहुत दिल का नेक आदमी था। जब ये भी गद्दी पर बैठा 319 और 320 में, तो इसने एक संवत चालू कर दिया। उस संवत का नाम पूरी दुनिया के सामने अपने गुप्ता पे, भाई साहब वो संवत का नाम पड़ा गुप्त संवत। क्या पड़ा? गुप्त संवत। और गुप्त संवत कब से कब तक रहा? 319 और 320 को माना जाता है। कहीं कहीं किताबों में 319 भी आता है। तो याद रखिएगा, अब यहीं पे पेपर में प्रश्न आता है कि गुप्त संवत कब टाइम पीरियड था? तो भाई साहब बता सकता है मेरा बच्चा, और ये भी बता सकता है गुप्त संवत चालू किसने किया, शुरू किसने किया? तो बता सकता है मेरा बालक, चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तुम्हें बात पता चल गई। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आज बड़े नादान हो, ज्ञान के खदान हो सर आप, क्या बात है। चलिए फिर भाई साहब बात समझना, मेरे दिल से ये दुआ निकल रही है इसके लिए। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ना, प्रथम महान सम्राट हुए। देखो श्रीगुप्त घटोत्कच भैया गुप्ता में लोग व्यापार करे जाना तरह सीधे साधे होते रहे, लेकिन ये ऐसा शासक हुआ जो प्रथम महान सम्राट हुआ। कैसा हुआ? प्रथम महान सम्राट। तो प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? तो भाई साहब बच्चा बच्चा बोलेगा प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको गुप्त साम्राज्य का रियल फाउंडर कहते हैं। पेपर में याद कर ले मेरा बच्चा कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं भाई साहब? तो आपको पता चल गया, वास्तविक संस्थापक कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से आपको शेयर करना है सर जय दबाग भाई साहब। मैं कोई चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी तो नहीं हूं, लेकिन एक अध्यापक हूं। ठीक है, मैं बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा कर दूंगा, जीएस सीखने की एक इच्छा जगा दूंगा। जैसे प्यासे को पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे सारे विद्यार्थियों को, जिसको जीएस में इंटरेस्ट भी नहीं आता था, उसको जीएस में बिल्कुल प्यास भूख के समान तृष्णा जगा दूंगा मैं। बस सिर्फ तुम पढ़ता रहा मेरे शेर, बस और कुछ नहीं करना तुझे। तो इतनी बात समझ में तुम्हें आ गई होगी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे। अब बात समझना भाई साहब, उदय हुआ था कौशाम्बी में, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? ये भी तो पेपर में पूछा। क्या पूछा? इन्होंने अपनी राजधानी बना दी पाटलिपुत्र को। किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। तो पेपर में प्रश्न तो कई बार पूछा गया, प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त साम्राज्य का? तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। और कैपिटल क्या बनाया इन्होंने? कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र बनाया। फिर आता जिस मोहतरमा से ये प्यार करते थे, उस मोहतरमा के लिए इन्होंने तो बिल्कुल कुर्बान कर दिया। कहने ले रानी तुम्हारे नाम पे सिक्के चलवा रहे, हमारी भी प्रेम कथा कुछ लोग याद रखेंगे, जैसे शाहजहां वाला बाद में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रही ना? बिल्कुल भाई साहब, शेयर करना है आज तो दबा के। ठीक है, लाइक शेयर में कोई कमी ना हो। राघव सर के लूसेंट की कक्षा को त्राहिमाम की तरह फैला दो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आया?
भाई साहब समझ में आया तो बेकार है, समझाना है तो मेरा कर्तव्य, बाकी सब तो बेकार है। चलो चंद्रगुप्त प्रथम हो गए। 3 शासक रट गए नहीं रट गए बच्चा? रट गया। कौन कौन? पहला श्रीगुप्ता, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलो एक सेकंड। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बात समझो बहुत ध्यान से। तो 3 शासक मेरा बच्चा उंगलियों के पोर पर रटेगा, उंगलियों के पोर पर, उंगलियों के पोर पर मतलब पहला श्रीगुप्ता, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम। वही चंद्रगुप्त प्रथम जिसने गुप्त संवत चालू किया और जिसने पहला महान सम्राट मतलब वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई साहब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद देखो गद्दी पर कौन बैठने वाला है। गद्दी पर बैठने वाला है, गुप्त तो था लेकिन समुद्र में जाकर उसका नाम उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा समुद्रगुप्त। क्या पड़ा? समुद्रगुप्त। एक बार फिर से हम इसको अंदर कर देते हैं, यहां पे सिर्फ शासक रटते हैं। शासक पहला रट गया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद बच्चा बच्चा बोलेगा राघव सर का, दूसरे शासक घटोत्कच, तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अब पूरा नाम थोड़े लिखेंगे, केवल सी और जी जिनको समझ ना पावे। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम तो पता चल गया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा वाला केवल उसी को आएगा जो बच्चा हमसे पढ़ेगा। चलो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला शासक इनका लड़का बैठेगा, और इनके बारे में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, आज ऐसा समझाएंगे बिल्कुल गदर काट देंगे। समुद्रगुप्त का पूरा बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार, अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा तो नहीं है हमारे हिसाब से। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम तो कोई नहीं है भी उत्पन्न हुई है। चलो हाँ, अब देख मेरे बालक, समुद्रगुप्त का बच्चा, इनका टाइम पीरियड चला 240 से 280, इनका चला 240 से 280, इनका चला 280 से 320वां, और 320 से हमारा बच्चा चला 335। अगला भाई साहब 335 से चलेगा और कहां तक बोलेगा? 375 तक बोलेगा। ठीक है, 375 ईस्वी तक। कौन? समुद्रगुप्त। ओह, समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं भाई साहब, बड़े प्यार से देखते हैं। समुद्र के गुप्त के बारे में पहली चीज तो देखते हैं इसकी उपाधियां, लेकिन उपाधि ऐसे नहीं समझाऊंगा, उपाधि प्यार समझाऊंगा। तो देख मेरे बच्चा, समुद्रगुप्त जो था ना, वो संगीत बहुत बजाता था, वीणा को पकड़ लिया तो छोड़ता ही नहीं था। संगीत प्रेमी था, वीणा को बजाता था, वीणा वादक था। तो संगीत का प्रेमी कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, संगीत का प्रेमी समुद्रगुप्त था। अच्छा, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है ना? हाँ बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड बेटा, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट सभी बच्चों को। हाँ, लाइक शेयर बिल्कुल दबा के देना भाई साहब, आज तो आज लाइक शेयर में आग लगानी है तुम्हें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अरे ये चलो, संगीत का प्रेमी था, तो जब ये संगीत का प्रेमी था तो एक प्रकार से संगीत वाले आदमी कवि बन जाते हैं। क्लियर है? तो इनकी उपाधि का नाम जो पड़ गया उसको कहते थे, पहली उपाधि याद कर लो, जिसको कहते थे कविराज। तो कविराज के नाम से किसे जाना जाता था? कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। संगीत का प्रेमी कौन था? तो भाई साहब समुद्रगुप्त था। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर यहीं पे बात समझना मेरा बचवा, क्या समझेगा तू? समझेगा तू ये संगीत का प्रेमी का पता कहां से चला? क्योंकि भैया जो सिक्के चल रहे थे, इसके संगीत का प्रेमी होने का पता चला सिक्कों से। क्योंकि सिक्कों पे जो आकृति बन के आ रही थी वो वीणा बजाते हुए आ रही थी, तो इसीलिए सिक्कों पर आकृति छपी हुई थी समुद्रगुप्त की, जिससे संगीत का प्रेमी होने का पता चलता था। और इस प्रकार उसकी उपाधि कविराज थी। क्या थी? कविराज थी।
क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? जरा टेक्निकल प्रॉब्लम चेक कर लेना, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। एक बार कमेंट करके सब लोग बता देना क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या सच में? बिल्कुल अनुज जी, मैं उन्नाव से हूं बिल्कुल। हाँ, मेरा क्लास शाम को 7 बजे से चलता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो बिल्कुल। नो कोई दिक्कत। चलो भाई साहब देखो बहुत ध्यान से, संगीत का प्रेमी था, सिक्कों पे उसकी आकृति, भैया इका धीमे कर लो। संगीत का प्रेमी था, सिक्कों पर उसकी आकृति प्रदर्शित होती थी, इससे पता चलता था कि इसकी वो एक उपाधि थी जिसका नाम था कविराज। क्लियर है? फिर उसके बाद बहुत ध्यान समझना कि इनकी और उपाधि क्या थी, किसकी? समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी जिसका नाम था अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता। और इनको आपको पता होना चाहिए अश्वमेधकर्ता इनकी उपाधि क्यों थी, क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसकी वजह से इनको अश्वमेधकर्ता के नाम से जानते थे। और इनको ही कहते थे लिच्छवी दौहित्र। क्या कहते थे? लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा, लिच्छवी दौहित्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलो। आज टेक्निकल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। चलो, अरे बदमाशों का शहर बुलंदशहर नाम ले तो लिया, क्या परेशान हो। चलो बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहीं पे एक इनकी अगली उपाधि याद कर लेना, जिसका नाम का अप्रतिरथ। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अत प्रतिरथ, लिच्छवी दौहित्र, अश्वमेधकर्ता, कविराज, सबकी उपाधि थी किसकी? समुद्रगुप्त की। एक उपाधि और याद कर लो, परक्रमांग। और परक्रमांग इनकी उपाधि क्यों थी, ये भी आप समझ लो। परक्रमांग जो इनकी उपाधि थी वो क्यों थी? क्योंकि समुद्रगुप्त को क्या बताया जाता था, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। इसको करते थोड़ा सा ऊपर तो और अच्छे समझ में आएगा। छोटा कर लेते, ठीक है? इसको इधर लगा देते, ठीक है? अब देखो, ये जो भारत था, प्राचीन भारत ऐसे प्रदर्शित हुआ करता था, ऐसे। और प्राचीन भारत ऐसे प्रदर्शित हुआ करता था। ये उत्तर भारत का सीन था, ये दक्षिण भारत का सीन था। अब याद रखिएगा, इस वाले भाग को आर्यावर्त कहते थे। क्या कहते थे? आर्यावर्त। और इस वाले भाग को क्या कहते थे? इस वाले भाग को कहते थे दक्षिणावर्त। आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, दोनों बहुत अच्छे समझिएगा। क्या समझोगे? तो आर्यावर्त के कितने शासकों को इसने हराया? तो आर्यावर्त के इसने 9 शासकों को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को? तो दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने हराया। तो भाई साहब इतना ज्यादा ये फेमस हो गया कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हरा दिया, दक्षिण भारत के 12 शासकों को हरा दिया। तो ये फेमस होने के साथ साथ एक प्रकार से इतना फेमस हो गया कि इसको विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कह दिया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो भाई साहब याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा किसने? विंसेंट स्मिथ ने।
विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कह दिया? भारत का नेपोलियन। और क्यों कहा? क्योंकि ये 9 शासकों, जो आर्यावर्त के 9 शासक थे उनको हराया था तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया था। तो इस प्रकार ये हो गया भारत का नेपोलियन। अब यहीं पे याद रखिएगा, इन विजय का उल्लेख कैसे पता चला हमें कि इसने 9 शासकों को हराया तथा यहां पे 12 शासकों को हराया? ये बात हमें पता कहां से चली? ये सीन हमें पता कहां से चला, आया कहां से मैटर? तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से। एक बोलते थे प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख। और प्रयाग प्रशस्ति लेख जो था यह स्थित कहां था शुरुआत में? यह शुरुआत में स्थित था इलाहाबाद। कहां स्थित था? इलाहाबाद में। ठीक। प्रयाग प्रशस्ति जो लेख था प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित था। और इसको बनवाया किसने था? इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अशोक ने। तो पता चल गया एक प्रयाग प्रशस्ति लेख था जो इलाहाबाद में स्थित था, किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ये भी हमें पता चल गया, अच्छे से दिमाग में बैठ भी गया। क्लियर? लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, स्तंभ है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया, अच्छी बात है। लेकिन बाद में यह लेख कहां जाया गया? कौशाम्बी। भाई साहब फिर ये इलाहाबाद से ट्रांसफर करके कहां पहुंच गया? कौशाम्बी में। अब पेपर में प्रश्न आता है कि ये जब कौशाम्बी गया तो कौशाम्बी कौन लेकर गया इसको? तो अकबर जो शासक था मुगलों का, अकबर। तो अकबर इसको लेकर चला गया कहां पर? कौशाम्बी। क्लियर? अब समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था हरिश्रेण। हरिश्रेण। और हरिश्रेण ने रचना की थी। किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख की। प्रयाग प्रशस्ति लेख की। तो जो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी किसने? हरिश्रेण ने की थी। क्लियर है? हरिश्रेण ने की थी प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना। और याद रखिएगा इस लेख में ही बताया गया कि समुद्रगुप्त ने 9 आर्यावर्त के शासक तथा 12 दक्षिणावर्त के शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया? भारत का नेपोलियन दे दिया। ठीक? क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? चलिए, हाँ, आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति हो रही है आज तो। अरे भाई साहब सब कुछ होगा। तो इतनी बात आपको उम्मीद करते समझ में एक एक चीज आ गई होगी। क्लियर है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना कर दी किसने? हरिश्रेण ने। अब पेपर में प्रश्न आता है इस लेख की रचना हरिश्रेण ने किस शैली में की थी? तो याद रखिएगा चंपू शैली। और जो चंपू शैली थी उसको क्या कहते थे? जो शैली गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य में लिखी जाती थी उसको चंपू शैली के नाम से ही जानते थे। उनको हम लोग चंपू शैली के नाम से ही जानते थे। तो याद रखिएगा पूरा का पूरा किस प्रकार ये कहलाया, क्या पूरा का पूरा भारत का नेपोलियन इस प्रकार ही कहलाया। क्लियर है? तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पॉलिटी भी होगा, सब कुछ होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे भाई साहब। बस तुमको वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है भाई साहब, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम्हें लग रहा हो कि राघव सर का कंटेंट काम आएगा और राघव सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, चल ठीक है। चल उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। लिख लो बेटा फटाफट, जल्दी से लिख लो। अब अभी एक बात प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में आएगा। बदमाशों का बुलंद सर प्लीज कमेंट मत करिए, ठीक है? यह गलत बात है। आप कह रहे हो सिख धर्म कब कराएंगे? भाई साहब सिख धर्म जब प्राचीन इतिहास में आया ही नहीं तो कैसे करा दें हम? सिख धर्म आधुनिक भारत में है कि नहीं है? जो धर्म जहां पे उदय होगा मैं उसी को तो कराऊंगा।
गलत बात करते हो आप लोग, फिर पढ़ाने नहीं देते हो आप लोग। बार बार कमेंट कर रहे हो सिख धर्म सिख धर्म। अरे यार व्हाट इज सिख धर्म? मैं रिलीजियन बताने बैठा हूं क्या यहां पे? इतिहास में जो चलेगा वही तो बताऊंगा मैं। क्या यार मजाक करते हो भाई साहब? आपको चाहे जितने प्यार से पढ़ाते चाहे जैसे पढ़ाते आप मानते ही नहीं हो। बस कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। ऐसा लगता है कि आप लोग हमारी बात को अनदेखा करते हो, जैसा लगता है मैं कुछ देखता ही नहीं हूं। भाई साहब सारी चीजें मेरे नजरों के सामने चलती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में आप नहीं है तो यहां पे अनुशासन आप नहीं बना के रखेंगे। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तभी आप यहां पढ़ने के योग्य विद्यार्थी रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। अरे भाई साहब कभी समझो तो चीजों को। क्या मास्टर यहां पे जो खड़ा है क्या पागल है? अरे यार वो भी एक आपसे तो ज्यादा पढ़ के आया है ये, तभी यहां पे पढ़ाने के लायक हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की गलती होती, गलतफहमी होती है कि मुझे तो इस मास्टर से ज्यादा आता है, क्या पढ़ा रहा, मैं इससे अच्छा पढ़ा सकता हूं। अरे भाई साहब जब पढ़ाना हो तो आ जाओ यहां पे, सभी का वेलकम करता हूं। जबरदस्ती आप लोग गुस्सा दिलाते हो। आप कल भी मैं क्लास ले रहा था, परसों भी क्लास ले रहा था, यही सेम सीन था, आज भी यही सेम सीन है। व्हाट इज दिस यार? नौटंकी बना के रखी है क्लास को आप लोगों ने। अरे आपसे लाइक शेयर कहता तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप माहौल बना के रख लेंगे आप क्लास का पूरा, और एक कमेंट नहीं करते हो, 10 कमेंट 10 बार। व्हाट इज दिस? बिल्कुल डाली जी, भोलेपन का लाभ उठाते हैं। अरे भाई साहब मैं भोला हूं, मानता हूं, ठीक है, मैं किसी बच्चे को नहीं डांटता हूं, बट कल से मैं देख रहा हूं वही चीजें चल रही यार। थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप लोग समझते हो टीचर को सब रटा होता है, सब याद होता है। टीचर भी एक, उसका भी दिमाग 1350 ग्राम का है, ठीक है। 1350 ग्राम से कोई भगवान ने बस 1350 और 1450 के बीच में बायोलॉजी के अकॉर्डिंग मस्तिष्क का वजन होता है। कोई ज्यादा दिमाग मेरे में नहीं फिट कर दिया, बस इतना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया, ये भी पता चल गया कौन सा पेपर में प्रश्न आता है। तभी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर पढ़ना हो तो, ना पढ़ना हो तो आप प्लीज गो, या मुझे बता दीजिए मैं चला जाऊं, बट डोंट डिस्टर्ब मी यार। आप लोग कमेंट खुले तो इसका मतलब ये थोड़े आप उसका गलत फायदा उठाएंगे। आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो मैं पूरा का पूरा अच्छे से करा दूंगा, और आप अपने अकॉर्डिंग मुझे ले चलो तो आप जो कहोगे वही चल पाएगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे एक सीक्वेंस में चलोगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सब कुछ पढ़ा है मैटर, आप जाके देख लो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं आप कहीं पर मैटर देख लो, ये सारा मैटर जो होता है पेड कंटेंट का होता है, याद रखिएगा। ये सारा मैटर कोई फ्री में नहीं देगा आपको, कुछ ना कुछ चीजें छुपा ली जाती है हमेशा। मैं एक एक चीज बता रहा हूं, देने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। मैं सोच रहा हूं जैसा जैसा मैं बताऊं, हर एक चीज बताऊं। अभी यहां पे बताने वाला हूं, पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सी विजय को, दक्षिणावर्त की, आर्यावर्त को, समुद्रगुप्त की कौन सी विजय थी जिसको धर्म विजय के नाम से जानते थे। कोई लूसेंट की किताब में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, बट चीजों को मैं जब सॉल्व कर रहा हूं, उनको बना रहा हूं, तभी तो कर रहा हूं। और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट सभी बच्चों से बस निवेदन है, विनती है, प्लीज यार, अगर मुझे एक टीचर की भूमिका से आप समझते हो तो मुझे पढ़ाने दिया करो यार, ठीक है। मेरा अनुरोध है आप सभी से। मैं खुद इतना विनम्र रहता हूं, मैं अपने आप को सर मानता ही नहीं हूं, टीचर मानता ही नहीं हूं, फिर भी आप लोग फिर माखौल उगाड़ लेते कि मुझे मजबूरन टीचर के ही शब्द बोलने पड़ते हैं, ठीक है। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कहां पर कौन सा कंटेंट है। मैंने सब बता दिए थे, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, और वहां पे हमने बताया था आपको सिकंदर के बारे में बता दिया, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, यहां तक का बता दिया। भाई साहब सिख धर्म से कोई दुश्मनी थोड़े है। गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह हमारे लिए वो भी हैं। सारे धर्म मेरे लिए समान है। मैं एक इंसान हूं, इंसानों के नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इंसानियत के नाते आप पढ़ रहे हो। बस एक गुरु शिष्य का संबंध बना रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। और आप उसका गलत मिसयूज मत करो, ठीक है। आपकी वजह से टाइम खोटा होता फालतू का, और कुछ नहीं होता। चलो फिर पेपर में प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त की किस विजय को, दक्षिणावर्त के विजय को क्या कहा गया?
धर्म विजय के नाम से जाना गया। समुद्रगुप्त की दक्षिण के विजय के अभियान को क्या कहा गया? तो दक्षिण के विजय के अभियान को धर्म विजय के नाम से जाना गया, समुद्रगुप्त के। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात समझना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। समुद्रगुप्त के दक्षिणावर्त की विजय को धर्म विजय के नाम से जाना गया। फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, यहां पे लगाऊंगा और यहां से मैं बात करूंगा थोड़ी सी। पेपर में प्रश्न आता है कौन से देश के राजा थे? तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के राजा थे। श्रीलंका के राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। काहे की अनुमति मांगी थी? गया में बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध विहार बनाने के लिए, बौद्ध धर्म के लिए गया में बौद्ध धर्म की अनुमति मांगी थी। किसने? मेघवर्मन ने। और ये मेघवर्मन कहां के निवासी थे? तो आपको पता होना चाहिए मेघवर्मन जो थे वो श्रीलंका के राजा थे। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में, दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध विहार या बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ये हो गया समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त ने अपना जो अभियान, विजय अभियान किया, वो पूरा कितने चरणों में किया? तो विजय अभियान टोटल 5 चरणों में किया। समुद्रगुप्त ने जो अपना अभियान किया वो कितने चरणों में किया? वो 5 चरणों में। 5 चरणों में समुद्रगुप्त के विजय अभियान को जाना जाता है। क्लियर है? फिर भाई साहब आगे बात समझना बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? समुद्रगुप्त का यहां का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सारी उपाधियां आपको बड़े अच्छे से पता चल गई हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो आपको यहां पे अच्छा सीखना है वो सीखना है क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो आप समझोगे बहुत अच्छे से, उसके पहले आप समझ लो बहुत ध्यान से। एक बार देख लेते हैं नजर फटाक से। सबसे पहले आपने पढ़ा श्रीगुप्त, याद करवा रहा हूं, रट लो। श्रीगुप्त के बाद आपने पढ़ा घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपने पढ़ा समुद्रगुप्त। इतना पूरा आपने डाटा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब समुद्रगुप्त के बाद जो अब इनके 2 बच्चे होंगे। 2 बच्चों में एक बच्चा होगा जिसको कहते हैं रामगुप्त। और रामगुप्त जो होता है वो बड़ा शासक होता है, बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा। और छोटा बेटा कौन होता है? तो उसका नाम होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो। और इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। क्लियर? इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। तो यही विक्रमादित्य थे। ठीक है, फिर बात समझना बहुत ध्यान से। तो आपने देखा श्रीगुप्त कब से कब तक रहे? 240 से 280 एडी तक। ये कब से कब तक रहे? 280 से 320 एडी तक। ये कब तक रहे? 320 से 335 एडी तक। फिर ये कब से कब तक रहे? तो 335 एडी से 375 एडी तक। अब यहां देखना, एक रामगुप्त है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब विक्रमादित्य। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। दोनों कब से कब तक रहे? तो जो रामगुप्त रहे ये कब से कब तक रहे? ये केवल 5 साल के लिए है, 375 से 380 के बीच, बस, फिर नहीं है। केवल 5 साल के लिए व्यक्ति आए थे ये। ठीक, उसके बाद जो गद्दी पर बैठ जाते हैं वो कौन बैठ जाते हैं? 380 से 412 के बीच वो बैठते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और रामगुप्त के बारे में याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? रामगुप्त की। रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो पेपर में प्रश्न आता है चंद्रगुप्त द्वितीय किससे बाद में विवाह कर लेते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये हो गई थी विधवा। किसकी विधवा थी? रामगुप्त की। बाद में ध्रुव देवी पत्नी बन जाती किसकी?
ध्रुव देवी पत्नी बन जाती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो अब यहां पे जो शासन हम लोग पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे पहले तो पता चल गया, पत्नी तो पता चल गई ध्रुव देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उपाधि किसकी ग्रहण की थी भाई साहब, जिन्होंने उपाधि ग्रहण की थी विक्रमादित्य की। क्लियर हो गई बात। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का शासक था, इसने इसके समय में विदेशी आए थे और पहले भारत में चीनी आने वाले व्यक्ति, चीनी यात्री कौन थे, फायान। तो यहां पे आप लिख सकते हो प्रथम चीनी यात्री, और प्रथम चीनी यात्री का नाम क्या है, तो प्रथम चीनी यात्री का नाम है फायान। किसके दरबार में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, फायान आए थे। तो ये बात आपको अच्छे से पता चल गई होगी कि फायान किसके दरबार में आए थे, आसानी से आप बता सकते हो। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम क्या क्या थे, पेपर में कई सारे प्रश्न आते हैं, इनके क्या क्या नाम कहा जाते थे। ठीक, तो इनके नाम याद रखिएगा, इनकी उपाधियां जो इंपॉर्टेंट है। एक तो कहते थे देवराज, एक कहते थे देवश्री, और एक कहते थे देवगुप्त। ठीक, और इसी को कहते थे विक्रमांक, और इसी के एक उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की ही, विक्रमांक, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। ठीक, ये सारी उपाधियां किसकी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। क्लियर हो गई बात। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की इतनी उपाधियां आपको याद रखनी। अब इन्होंने एक राजा था शक राजा, और वो शक राजा जो था उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह तृतीय। इस राजा को इन्होंने क्या किया था, हराया था। और ये राजा कैसा था, ये राजा शक का था, शक का राजा था रुद्र सिंह तृतीय, उसको हराया था। तो इसीलिए इनकी एक उपाधि और पड़ गई थी जिसको कहते थे शक विजेता। तो शक विजेता किसे कहा जाता था, तो कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसकी एक उपाधि और याद कर लो, वो भी पेपर में पूछी जाती, परम भागवत। परम भागवत, विक्रमांक, देवगुप्त, देवराज, देवश्री और शक विजेता, और सबसे बड़ी बात परम भागवत। तो ये सारे के सारी उपाधियां थी किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्लियर हो गई बात। चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना। हाँ, सोनम चौरसिया, जय हिंद बेटा। सुनील आशिकी, यूपीएसआई, गुरुजी प्रणाम, खुश रहो बेटा। चलिए, तुलसी कुमारी रहिया, गुड इवनिंग बेटा, जय हिंद। करण, चलो सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। बिल्कुल, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस इतना आपको याद रखना है, इसने ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराए थे क्या, यज्ञ कराए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराए थे। क्लियर है। चलिए आगे देखो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मामला पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा कुमारगुप्त। जो अगला शासक हुआ उसका नाम था कुमारगुप्त। क्लियर है। चलो कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। ले लिया। चलो, उम्मीद करते हैं आपको इतना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, आप धन्य हो। अब मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूंगा, मुझे खुद पे भरोसा हो गया आपके साथ रह के। बिल्कुल भाई साहब, सारे माँ बाप के सपने, देखो माँ बाप के सपने तो होते हैं, साथ में आपके भाई बहन और पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार, सबके सपने होते हैं आपके से। और सबसे बड़ी बात बता दें, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो होता ना, एक सरकारी नौकरी ऐसा मानो कि महल बनाने के समान है।
मतलब मिडिल क्लास फैमिली को अगर नौकरी मिल जाएगी तो मान लो उसको सपने को लगता है कि बहुत बड़ी चीज मिल गई, उसका महल बन गया, ठीक है। बड़े घर के लोगों को नहीं कह सकते, बट मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी एनफ होती है। चलो, फरहान जी कह रहे हैं सर यू आर वेरी टैलेंटेड। नहीं बेटा, सब आपका प्यार है बस, और कुछ नहीं। हाँ सोनम जी, वीडियो प्राइवेट मत करिए, प्राइवेट नहीं रहेगी। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करनी है, शेयर करनी है, लाइक करनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, अरे भाई साहब लाइक वाइक बढ़ाओगे? लाइक वाइक भूल गया मैं, तुमको पढ़ाने में इतना बिजी हो गया क्योंकि आज का लेक्चर ही इतना अच्छा है। तो लाइक वाइक बढ़ाओगे कि यहीं पे ठप मार दोगे? भाई साहब बढ़ाओ, भाई साहब लाइक वाइक थोड़ा सा प्यार वार बढ़ाओ, मजा आए, है ना। चलो, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट राघव सर के लूसेंट की क्लास का आनंद ले रहे होंगे। तब मैं बड़ी जोर से कहूंगा आज आ रहा है आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति हो रही यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों का प्यार। चलो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला बैठेगा गद्दी पे, तो एक बार रिवीजन कर लेते फटाक से। इधर देख लेते कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक बैठा उसका क्या नाम था, उसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद अगला जो था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद कौन था, उसके बाद समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बाद कौन था, रामगुप्त आया बीच में। उसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया। अब कौन आने जा रहा है, अब आने जा रहा है कुमारगुप्त, ठीक। तो अब यहां पे लगाते क्या, कुमारगुप्त। भाई साहब देखो ये तरीका होता है याद करने का, एक लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए। टीचर यार सब पढ़ाते हैं, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता हूं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट टीचर की प्रेजेंट टाइम का जो दौर चल रहा है ना, वो दौर ये चल रहा है कि वो बुक को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, अपना ज्ञान वो लोग फेंके दे रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हो गए जो कल बुक पे डिपेंड हो गए कि बुक पढ़ लो पढ़ा दो। अरे बुक पढ़ो लेकिन कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज बनाओ, बच्चों को क्या इंटरेस्ट आए। जैसे प्राचीन और इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो होता नहीं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करो, उनको कैसे याद कराओ। ये ना करो कि रटवा रहे हो आप, रटवाने वाली फीलिंग उनके अंदर कभी भी आप मत लाओ ऐसी, ठीक है। चलो अब यहां पे जो अगले शासक हैं उनका नाम है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त की सबसे पहले देखते हैं उपाधियां। तो इनकी उपाधियों का नाम क्या है, तो एक उपाधि जिसको कहते हैं श्री महेंद्र, और एक उपाधि जिसको कहते हैं महेंद्रदित्य। ठीक, ये दोनों इसकी क्या थी, उपाधि थी। और कुमारगुप्त की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, आप ऐसे क्या कर रहे हैं बताइए। एक भाई साहब, हाँ मैं यहां पे एक बच्चा आया था तो उससे ही बोला था कि भाई साहब थोड़ा सा जलपान वन कराया जाए, पानी है तो थोड़ा सा जूस वूस मिले तो एनर्जी जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा पढ़ाना लंबा है। उपाधि श्री महेंद्र महेंद्रादित्य थी। और कुमारगुप्त के बारे में मैं आपको बता दूं, कुमारगुप्त ने एक निर्माण करवाया था, बहुत ही बढ़िया चीज, क्योंकि ये छात्रों के हित के बारे में है। उसको कहते थे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई, कुमारगुप्त ने करवाई थी। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ती कहां पर है, तो ये पढ़ती है बिहार में, ठीक है। कहां पढ़ती है, बिहार में। तो इस प्रकार इसमें आप पूरा का पूरा ये सीख गए होंगे। चलो कुंदन जी, लूसेंट कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? भाई साहब इसकी गारंटी तो हम भी नहीं ले सकते, बस इतना कह सकते हैं डेली मैं आपको 1 घंटे पढ़ा दूंगा बस, ठीक है।
वो चलती रहेगी, और स्पीड तो आप देखते ही होगे, ठीक है, स्पीड आप अच्छे से देखते ही होगे। चलो, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। तो उपाधि श्री महेंद्र महेंद्रादित्य निर्माण इन्होंने किसका कराया? नालंदा विश्वविद्यालय का करवाया। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कुमार गुप्त का शासन इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि इनके समय में सर्वाधिक अभिलेख मिले थे, सर्वाधिक अभिलेख मिले थे। और इन अभिलेखों में दो अभिलेख फेमस है, एक बिलसड़ का अभिलेख फेमस है, एक मंदसौर का। दो अभिलेख इनके समय में फेमस थे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलो देखते हैं दो अभिलेख वो कौन कौन से थे। एक था मंदसौर का अभिलेख, एक था बिलसड़ का, और दोनों पेपर में कई बार पूछे गए। अब एक बात बताओ, प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना किसने की थी? तो हरिशेन ने। किस शैली में? चंपू शैली में। उसी प्रकार प्रश्न आता है कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने। ठीक, वत्स भट्टी ने की थी। तो ये भी आपको पता चल गया। अब तुम कहोगे मंदसौर अभिलेख में क्या था? तो भाई साहब, ये मंदसौर वो वाला है जिसमें कुमार गुप्त के शासन काल के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो पूरा का पूरा आपको पता चल गया होगा किसके बारे में? ये पता चल गया कुमार गुप्त के बारे में। बिल्कुल बेटा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब कराया? हाँ, अच्छा, एक चीज छूट गया। बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने चरक वरक के बारे में नहीं बताया। तो बताएंगे, वो अलग से टॉपिक में आपको ऐड कराऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अगला देखो भाई साहब, अगला जो शासक आएगा कुमार गुप्त के बाद वो आएगा महत्वपूर्ण, उसका नाम था स्कंदगुप्त। ये लो, अब भाई साहब ये इधर उधर सरकने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन सरकना तो पड़ेगा इसको, है ना। चलो, अब जो अगला शासक आएगा उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में देखो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको। स्कंदगुप्त के बारे में सबसे पहले तो आप जानोगे कि इसकी उपाधि क्या थी। तो इसकी उपाधि कौन कौन सी थी? एक का नाम था सक्रादित्य, एक का नाम था देवराय। एक थी उपाधि जिसको कहते थे देवराय, एक को कहते थे सक्रादित्य। दो उपाधियां थी, किसकी थी? ये थी स्कंदगुप्त की। और स्कंदगुप्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसके समय में हूणों ने आक्रमण किया था। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा गुप्त शासक था, कौन सा गुप्त शासक था जिसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण। तो हूणों का आक्रमण का मतलब है कि भाई साहब इसका उल्लेख कहां मिला? तो इसका उल्लेख मिला भीतरी स्तंभ अभिलेख में। भीतरी स्तंभ अभिलेख में। ठीक, तो हूणों का आक्रमण। और एक प्रश्न और आता है, पता क्या? एक हूणों का राजा कौन था? हूणों का जो प्रमुख होता था वो कौन था? तो आप याद कर लो, मिहिरकुल। मिहिरकुल बहुत पेपर में पूछा गया है। मिहिरकुल कौन था? तो मिहिरकुल एक हूण था। ठीक है, हूण था, भारत में विदेशी शक्तियों का आक्रमण किया था। और ये सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में ही भारत में आक्रमण किए थे। गुप्त साम्राज्य में शासन चल रहा था। जतिन पांडे, लॉकडाउन पता नहीं कब खत्म होगा, आप सब टीचर से मिलने का बड़ा मन है। अरे भाई साहब सबसे मिलूंगे, बिल्कुल परेशान हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हाँ अब बिल्कुल समझ में आ गया ना। और याद रखिएगा, हूणों को और क्या कहा गया? हूणों को कहा गया मलेच्छ। मलेच्छ किसे कहा गया? हूणों को। ठीक, और आपने मौर्य साम्राज्य में एक वो पढ़ी थी झील, सुदर्शन झील। तो स्कंदगुप्त का भी नाम शामिल था सुदर्शन झील में। तो आज फिर देख लो। जो बच्चे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो नहीं देखें तो सबसे कहना चाहता हूं देख लो,
वरना आप बहुत पीछे हो जाओगे सबसे। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में आपको याद होना चाहिए। सुदर्शन झील जब बनवाई किसने, तो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई तो खुद तो बनवाने जाएंगे नहीं, एक शासक इन्होंने रख दिया, उस शासक सॉरी गवर्नर, तो उस गवर्नर का नाम क्या था, उसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इसका पुनरुद्धार करवाया, इससे संबंधित राजा कौन थे, अशोक। तो अशोक का गवर्नर कौन था, उसका नाम था तुसासप। फिर अशोक के बाद एक शकों का राजा था जिसको कहते थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का गवर्नर कौन था, तो आपको हमने रुद्रदामन प्रथम का गवर्नर भी बताया था, सुविशाख। फिर बाद में पुनरुद्धार के कौन संबंधित है, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के गवर्नर का क्या नाम था, प्रणदत्त। तो इससे पता हमें यह चला कि सुदर्शन झील से संबंधित शासक बताओ, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, रुद्रदामन प्रथम है, स्कंदगुप्त है। जिसमें मौर्य का गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य, अशोक का तुसासप, रुद्रदामन प्रथम का सुविशाख, स्कंदगुप्त का प्रणदत्त। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी और एक एक प्रश्न पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा दिमाग में। चलो बहुत बढ़िया, हाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ आना भी चाहिए भाई साहब, नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखो कुछ पॉइंट हैं जो आप, पॉइंट क्या, अंतिम शासक केवल आप यहां पे लिख लो। अंतिम शासक गुप्तों का कौन था, तो अंतिम शासक थे जिसका नाम था विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम शासक थे। पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको एक एक प्रश्न समझ में आ गया। एक पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा शासक हुआ जो सुदर्शन झील पे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया था, तो व्यक्ति था स्कंदगुप्त। वैष्णव धर्म को मानते थे, सिंपल सी बात है, गुप्त में आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल। मुनीश, मिशन, राजा पटेल, कृष्णा, स्क्रीनशॉट आप ले लो, लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब भाई साहब आपको, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पिक्चर लगा दीजिए आप। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाक से, जल्दी से। चलिए अब बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा त्रिशूल बैच, और त्रिशूल बैच में आपको दिख रहा होगा पूरी जीएस के साथ जीके भी, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि घर बैठे करें सरकारी नौकरी की पक्की तैयारी। और स्टडी पाई मेरा एप्लीकेशन है, और स्टडी पाई एप्लीकेशन में आपको त्रिशूल बैच में जीएस में जाके आपको हमसे पूरी जीएस पढ़ने का मौका मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोई भी डाउट हो तो जो आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं तो उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और ये मान लीजिए कि यहां पर जीएस का संगम होगा, महासंगम होगा, युद्ध होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीएस में इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे पॉलिटी हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। गुप्त साम्राज्य पूरा समाप्त हो गया। पंकज जी आई लव यू, गुरु जी आई लव यू टू बेटा, आई लव यू सो मच। चलो मैं आप सभी बच्चों को एक थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि भाई साहब कोविड का खास ख्याल रखो, पूरी सतर्कता बरतो। अभी मैं क्लास ले रहा था तो अम्बुज सर के मित्र, हमारे मित्र, और तो मैं उन 9 जनपद से हूँ और वो मित्र हमारे, उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलता है। तो क्या हुआ, उनकी 2 घंटे पहले सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने टेस्ट कराया, और वहाँ पे जब टेस्ट कराया तो उसके बाद 2 घंटे तक सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा, उसके बाद उनकी डेथ हो गई।
तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे आधी क्लास के बाद अगर एनर्जी लेवल डाउन है तो थोड़ा सा दुखी था, क्लास छोड़ भी नहीं सकता था, बस क्लास आपको उस समय बताता तो आपको मजाक लगता। बट जो बात सीरियस है तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोविड से आप थोड़ा सा ख्याल रखो और आप सुरक्षा पूरी बरतो, घर में ही रहो, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है या सुविधा है तभी आप बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर में ही अपना इलाज करिए, ठीक है। सभी बच्चों से निवेदन है क्योंकि कोई भी बच्चा बाहर मत जाए, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हैं। और उन स्थितियों में आप ये याद रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन चल रही है, बस ये मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस हैं तो अच्छे से चलती रहेंगी, बट सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। और जो लोग नेता लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग अपने चुनाव के चक्कर में पड़े हैं तो उनको पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ अपनी कर्तव्य को जाने और अपनी सुरक्षा और अपने परिवार का सुरक्षा आपके हाथ में ही है। और अपने घर वालों को ही बोलिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी निकलिए, अगर 1-2 दिन पैसे ज़्यादा नहीं कमाए जाएंगे तो काम चल जाएगा, केवल दाल रोटी आ रही है तो काम चल जाएगा, जिसका दाल रोटी की दिक्कत हो तो वो तो मजबूरी है उसके लिए, ठीक है। चलो सोनू कुमार आपका भी हमने नाम ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आशिकी यूपीएसआई, मेरी वॉइस भी बहुत प्यारी है। अच्छा बेटा आप ही पूछ रहे थे मुझसे कि सर आपको कैसी लड़की चाहिए, उस लड़की ने क्या किया हो क्वालिफिकेशन में, हाँ अच्छा मतलब आप मेरा रिश्ता भी तय करवाओगे, क्या बात है। चलिए साउंड सही आ रही होगी बेटा, क्लियर होगी बात। तो सभी बच्चों को आज बहुत मजा आया होगा, सच में दिल से, है ना, और लाइक भी कर दिया होगा, दिल से लाइक किया है, बहुत बढ़िया, शेयर भी किया है, बहुत बढ़िया। सोनू जी आपका भी नाम ले लिया, आपका मन खुश हो गया, ठीक है। आप सब बच्चे हमारे दिल के करीब हो यार, ये याद रखिएगा, कोई बच्चा हमसे दूर नहीं है, आपको केवल गलत फहमी होती है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ शुभम जी ये क्लास कहाँ चल रही है, क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद जो लखनऊ और कानपुर 2 महानगरों के बीच में स्थित शहर है, बिल्कुल। तो सभी बच्चों को कोविड से ख्याल रखना है, ठीक है। और अब हमको भी लगता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जैसे और कर्मचारी होते तो कभी कभी लगता है कि थोड़ी सी मुझे मास्क यूज़ करना चाहिए, बट वॉइस अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मास्क का प्रॉपर वे में आप यूज करिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया आज आपको, गुप्त साम्राज्य मजा गया। हाँ लूसेंट टेस्ट कब लेंगे, एक जब पूरा टॉपिक खत्म होगा तब लूसेंट का टेस्ट चलेगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो अंकित जी 16-17 यूनिट आप जाके चेक करिए, हो चुकी है, ठीक है। आप परेशान हैं, वहां पे जो यवन आक्रमण है उसमें पढ़ा दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अरे वो चीजें हैं भाई साहब कि अच्छा पंकज जी कह रहे हैं कि राघव सर की फरमाइश है कि जो लड़की गोल रोटी बना लेती हो उससे शादी करेंगे। अरे भाई साहब क्या बात करते, मतलब खाना बना लेती हो उससे शादी। पहले तुम लोग शादी करो, सब लोग हमको बुलाओ, सफलता पाओ। कहते नहीं है बड़े दादा लोग कहते हैं पहले नौकरी फिर छोकरी, तो भाई साहब पहले तुम लोग नौकरी पा जाओ, फिर उसके बाद शादी वादी करो, फिर हमको बुलाओ तुम लोग, ठीक है। चलो तो साथियों चलूं, जाने का मन तो नहीं होता है बट जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नहीं आज के बेटा आपने गलत कुछ नहीं कहा। चलो साथियों मिलूंगा आपको कल शाम को 7 बजे एक नए जोश उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।